नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रिय विद्यार्थियों, आज की वीडियो लेक्चर में हम हिंदी साहित्य का इतिहास सीरीज के अंतर्गत अपभ्रंश काव्य के 5 प्रमुख कवियों का अध्ययन करेंगे, जो कि आगामी सभी परीक्षाओं के लिए रामबाण और संजीवनी के तौर पर देखा जा सकता है। रामबाण इस मामले में कि इस टॉपिक का जब हम अध्ययन कर लेंगे, तो इससे आगामी परीक्षाओं में लगभग 25 अंक के प्रश्न आपको मिल सकते हैं, या फिर संभावित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं आदिकाल से, यहाँ पर आपको दिखाई पड़ेंगे। और संजीवनी उन विद्यार्थियों के दृष्टिकोण से जो 1 नंबर 2 नंबर से परीक्षाओं में असफल होते हैं, तो वो भी यहाँ पर कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और तथ्यों को अपने ध्यान में रखेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो आज का ये लेक्चर आगामी यूपी टीजीटी पीजीटी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, डीएसएसबी, उत्तराखंड एलटी, राजस्थान ग्रेड और तमाम हिंदी पट्टी राज्यों में होने वाली प्रवक्ताओं की परीक्षाओं और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो कहने का मतलब है कि आखिर तक आप सभी तन्मयता के साथ पूरा लेक्चर देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे, और साथ में नोट्स भी बनाएंगे। तो 5 प्रमुख कवि कौन-कौन से हैं जिनको कि हमें ध्यान में रखना है, उसके पहले के जो भी टॉपिक हैं 1 से 9 तक, उनको भी आपको ध्यान में रखना है। और 9वें टॉपिक में हमने ये अध्ययन किया था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सिद्ध साहित्य और नाथ साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर शुद्ध साहित्य की कोटि से अलग कर दिया था। और आखिरी पंक्ति उन्होंने लिखी थी कि अब हम धर्म साहित्य या ग्रंथों की चर्चा यहीं पर छोड़ते हैं और बात करते हैं सामान्य साहित्य की। तो वो सामान्य साहित्य कौन सा है, जिसमें कि हम 5 प्रमुख कवियों को देखेंगे। वो पांचों प्रमुख कवि कौन है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। हेमचंद है, सोमप्रभ सूरि, मेरुतुंग, विद्याधर और शारंगधर। ये वो 5 कवि हैं जिनको कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत रखा हुआ है। और हो सकता है कि बदलते हुए पैटर्न में पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य में जिन भी कवियों का क्रम रखा है वो क्या है। तो यहाँ पर हमने पूरा क्रम से ही इनका नाम रखा हुआ है। चर्चा को जब हम शुरू करेंगे विस्तार से, उस समय आपको ध्यान में रखना है हर कवि के समय को, कि कौन कवि किस समय का था, उसकी कौन-कौन सी रचनाएँ थीं, उन रचनाओं के विषय वस्तु क्या रहे हैं, कवि की रचनाओं की प्रमुख पंक्तियाँ क्या रही हैं या फिर कथन क्या रहे हैं, और वो कवि किस राजा के दरबारी कवि के तौर पर था या फिर किसका संरक्षण प्राप्त हुआ था। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि 5 पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अगर इन पाँचों को हम मिला लेते हैं, तो लगभग सभी कवियों से इसी तरीके से 5-5 सवाल बन सकते हैं, जो कि 25 सवाल के रूप में आपके सामने हैं। तो जो मैं कह रहा था, वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में आ गई होंगी, और आपके मन में एक उत्साह भी होगा कि आगे हम उन कवियों को काकचेष्टा बकोध्यानम के दृष्टिकोण से देखेंगे और एकदम से उसको अपने दिमाग में बैठा लेंगे। मुझे याद आता है, एक बच्चे ने अभी कमेंट किया हुआ था कि सर आपको तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक पूरी याद हो गई होगी। तो मुझे थोड़ी हँसी भी आई कि अगर यही होता तो शायद मेरी पूजा पाठ शुरू हो जाती और मैं आशीर्वाद देने लायक हो जाता। लेकिन कोई न कोई चीज़ हमारे अंदर ज़रूर ऐसी होगी जो मुझे हिम्मत देती होगी कि मैं आप सभी से जुड़ूँ। किताबें किसी को याद नहीं होती हैं, लेकिन किताबों को लोग समझ जाते हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, जो हम सीरीज चला रहे हैं, ये सीरीज 100 मीटर की दौड़ नहीं है कि आप एक बार दौड़े और उसमें क्वालीफाई हो गए। ये सीरीज मैराथन सीरीज है। इसलिए आपको हमारे चैनल के नाम से एक नोट रजिस्टर बनाना होगा और नोट करते जाना होगा कि क्या-क्या हमने पढ़ा हुआ है। तो थोड़ा-सा वक़्त लगेगा, लेकिन एक बार अगर आप समझ गए, तो फिर आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलते हैं, बात करते हैं कि वो कौन-कौन से कवि हैं। सबसे पहले जिस कवि का नाम है, वो है हेमचंद। हेमचंद के बारे में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जय सिंह संवत 1150 से 1199 और उनके भतीजे कुमारपाल, जिनका समय है संवत 1199 से 1230 के यहाँ इनका बड़ा मान था। आप देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल अप्रत्यक्षतः कवियों का नाम लेते हैं, डायरेक्ट नाम नहीं लेते हैं। लगता है कि कोई पहेली वो आपके सामने रख रहे हैं, और यही पहेली परीक्षाओं में आपके लिए मुसीबत खड़ी हो जाती है
कि आखिरकार फला बात किस कवि के संदर्भ में कही जा रही है। मान लीजिए यहाँ पर आप हेमचंद को पढ़ते हुए गुजरात को ध्यान में रखेंगे, वहाँ का जो सोलंकी साम्राज्य रहा है, वहाँ के राजा सिद्धराज को आप ध्यान में रखेंगे, सिद्धराज जय सिंह, ठीक है, और उनके भतीजे कुमारपाल। और लिखा गया कि यहाँ इनका बड़ा मान था। किसका मान था? हेमचंद्र का। यानी कि जय सिंह के भतीजे कुमारपाल के दरबारी कवि के तौर पर हेमचंद थे, उन्हीं के दरबार में रहते थे और वहां पर इनका बड़ा मान सम्मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। मान लीजिए ये कथन पूछ लिया जाता है तो बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे कि आखिरकार ये चर्चा किस कवि के संदर्भ में की जा रही है। लेकिन आप सभी यहाँ पर जुड़े हुए हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप तुरंत बता देंगे कि ये बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हेमचंद के बारे में कही हुई है। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का समावेश किया। इसके पहले हमने जब सामान्य परिचय में आप सभी से चर्चा की थी और वहां पर हमने देखा कि अपभ्रंश का सबसे पहले प्रयोग कहाँ पर मिलता है, तो वहां पर हमने देखा कि धारसेन द्वितीय के पिता गुहसेन, जो कि तीनों भाषाओं के जानकार बताए गए थे, आपको वो बात याद भी आ गई होगी। यहाँ पर भी कुछ वैसी ही बात बताई जा रही है कि इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ लिखा। उस ग्रंथ का नाम था सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन। अब देखिए कई बार परीक्षाओं में ये पूरा नाम पूछ लिया जाता है और कई बार यहीं से कट करके इसको पूछ लिया जाता है, चाहे वो सुमेलित वाला प्रश्न आए चाहे सीधे वन लाइनर क्वेश्चन आए, पूछ लिया जाता है। आपके दिमाग में रखना है कि हेमचंद का है। और हेमचंद के इस व्याकरण ग्रंथ में तीन भाषाओं का जिक्र किया गया है, संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश, तीनों का समावेश किया है। अपभ्रंश के उदाहरणों में इन्होंने पूरे दोहे या पद्य उद्धृत किए हैं। ये इसमें प्रमुख रूप से जिस छंद का प्रयोग हेमचंद्र ने किया है वो है दोहा। आपको ध्यान में रखना है, जिनमें से अधिकांश इनके समय के पहले के हैं। कुछ दोहे देखिए, और जिस दोहे का उल्लेख मैं करने जा रहा हूँ, ये दोहा कई बार परीक्षाओं में आया हुआ है। अगर आपके पास पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होंगे, वो किसी भी एग्जाम के, ये दोहा कई बार पूछा गया गया होगा। यदि 10 बार एग्जाम हुआ होगा तो 8 बार तो पूछा ही गया होगा। भल्ला हुआ जो मारिया बहनी महारा कंतु, लज्जे जम तो वैसी हो जय भग्गा घरु एंतु। तो अपभ्रंश में ये दोहा लिखा गया है। दोहा छंद है, पहले तो आपको ध्यान में रखना किस छंद में है। आप अगर मात्रा नहीं गिन पाते हैं तो कम से कम याद रखिए कि हमने अनुराग हिंदी एकेडमी में पढ़ा था कि ये दोहा है, तो आंख बंद करके भी आप इसका आंसर लगा सकते हैं। अब इसका अर्थ क्या है कि भला हुआ जो मारा गया हे बहन हमारा कान, यदि वह भागा हुआ घर आता तो मैं अपनी समवयस्काओं से लज्जित होती, अपनी सखियों में लज्जित होती। एक महिला दूसरी महिला से इस बात को कह रही है कि हमारा पति अच्छा हुआ कि युद्ध में मारा गया, अगर वो भागकर आ जाता घर पे तो लोग कहते हैं कि इसका पति कितना डरपोक है। और आमतौर पर आपने देखा भी होगा महिलाओं के बीच में पतियों की कितनी प्रशंसा की जाती है, कितनी बुराई की जाती है, आप अच्छे से इस चीज को जानते हैं। तो यहाँ पर इस महिला का सम्मान इसके पति के पौरुष से जुड़ा हुआ है, उसके वीरता से जुड़ा हुआ है। इसीलिए इस कालखंड का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल रखा, क्योंकि न सिर्फ पुरुषों के बीच में बल्कि महिलाओं के बीच में भी इस तरीके से भाव था कि देश के लिए कुछ करना है। उस समय देश क्या था? छोटा छोटा जो इलाका था वही देश था। इसलिए मैंने आप सभी को पीएचडी का एक टॉपिक बताया हुआ था, हिंदी कविता का देश। तो देश का मतलब जो आज हमारे सामने प्रतिमान है वो नहीं था, छोटा छोटा जो खंड था, राजाओं का इलाका था, वही देश माना जाता था। तो यहाँ पर क्या हुआ कि हेमचंद के बहाने हमने इस पद्य को देखा और इसमें देखा कि वीर रस की प्रधानता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। कुछ और दोहे हैं कि जय सो न आवई दुई घरु काई अहोमु तुझ वेणु जग खंडई तव सही ए सो पीव होई न मुझ। अब इसका अर्थ ये हुआ, ये भी दोहा में ही है। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रख लेना है कि ये दोहा है। कहा गया कि हे दूती, यदि वह घर नहीं आता तो तेरा क्यों अधोमुख है? हे सखी, जो तेरा वचन खंडित करता है। श्लेष से दूसरा अर्थ, जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा
क्षत करता है वह मेरा प्रिय नहीं है। अब यहाँ पर आपस में ही सखी एक दूसरे से बात कर रही हैं और यहाँ पर देखिए आपको ध्यान में रखना है कि श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है, ये खंडई शब्द का शब्द प्रयोग होने के कारण। तो मान लीजिए आपने तमाम चैनल्स के नोट्स पढ़ लिए, इंटरव्यू देख लिए, वन लाइनर किताबों को एकदम से चाट गए, लेकिन अगर आपने इस तरीके से सीरियसली नहीं पढ़ा तो फिर परीक्षा में आ जाएगा यही दोहा देकर और पूछ लिया जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो फिर आप एग्जाम में दाएं से बाएं आगे से पीछे देखना शुरू करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे क्या किसी को आ रहा है। मैंने कई बार परीक्षा हॉलों में देखा है कि लोग जिन प्रश्नों का उत्तर नहीं आता है तो एक बार प्रयास करते हैं, क्या जाता है, प्रयास करने से अगर 2 नंबर बढ़ जाता है तो कर लेना चाहिए। लेकिन यहाँ पर आपको प्रयास ही नहीं करना है बल्कि ध्यान देना है कि इसमें श्लेष अलंकार है। अब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है और उसके लक्षण क्या है। हमने अलंकारों में इसकी चर्चा कर ली है। यहाँ पर खंड शब्द जो आया हुआ है खंडई, एक तो है कि वचन को खंडित करना और एक है कि चुंबन द्वारा मुख को खंडित कर देना या फिर उसको थोड़ा-सा गंदा कर देना, ऐसा माना गया है आदिकाल में। वो कह रही है कि वो मेरा प्रिय नहीं है, जो तेरे मुख पर चुंबन द्वारा छत करता है, तुमको एक तरीके से अपवित्र करता है। जे महु दृढ़ा दिहड़ा दयि कौसंतेन ताण गणतई अंगुलियु जज्जरियायु नहेड़। तो अपभ्रंश की पंक्तियां हैं, इसलिए जीभों को थोड़ा-सा मोड़ना पड़ रहा है। चूँकि इसलिए कठिन है कि हम व्यावहारिक रूप में इस भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन समझने की कोशिश ज़रूर करेंगे। इसका अर्थ है कि जो दिन या अवधि दैत अर्थात प्रिय ने प्रवास जाते हुए मुझे दिए थे, उन्हें नख से गिनते-गिनते मेरी उँगलियाँ जर्जित हो गई हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं आप बिहारी के दोहे को पढ़ रहे हैं। यहाँ पर कहा गया कि प्रिय जब प्रवास गया, मतलब अपने प्रियतमा को छोड़कर गया और बोला कि मैं 90 दिनों में आ जाऊँगा। ये सीरीज़ भी आपकी 90 दिनों की ही है, ठीक है? तो 90 दिनों को आप गिनते-गिनते पता चला कि आप बोलेंगे कि सर ये तो किताब पूरी नहीं हुई। किताब बड़ी है और बड़ी आधारभूत किताब है, इसलिए थोड़ा-सा वक़्त इसमें लगेगा, आप लोगों के सहयोग की अपेक्षा है। यहाँ पर भी प्रिय जो है वो प्रवास गया और बोला कि 90 दिन में मैं आ जाऊँगा। तो जो प्रियतमा है, गिनते-गिनते इसके जो नाखून हैं, वो एकदम से कमज़ोर हो गए हैं, जर्जर हो गए हैं। आप लोग भी गिनते होंगे ऐसे-ऐसे करके अंगुली। यहाँ पर भी कोई वही स्थिति है, यानी कि अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन यहाँ पर किया गया है। तो ये भी दोहा छंद में है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे एक और दोहा छंद आया कि पिय संगमि कौ निद्दड़ी पियौ परखयो क्यों मई विभिन्निवि विन्नास्या निंदन एव न त्यों। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रिय के संगम में नींद कहाँ और प्रिय के परोक्ष में भी क्यों कर आवे। अगर प्रिय प्रियतमा के पास है तो भी नींद कंप्लीट नहीं होती है, बाधा उत्पन्न होती है, यानी कि आपस में बातचीत करते-करते जो सोने का वक़्त है वो सुबह में बदल जाता है और नहीं है तो उसके वियोग में, ये यहाँ पर दशा को आप देखिए कि संयोग में भी चैन नहीं है। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं कि फलाँ को देखे बिना भी वो नहीं होता है और नहीं देखे बिना भी अ, संतोष नहीं होता है। ठीक है? ख़ास तौर से अपने बच्चों के बारे में लोग कहते हैं कि रहता है तो भी परेशान करता है, नहीं रहता है तो भी परेशान करता है। और यहाँ पर प्रिय और प्रियतमा की बात की जा रही है, यानी कि पति-पत्नी को भी इसमें जोड़ सकते हैं आप। तो यहाँ पर दोनों ही स्थिति है। अगर संगम है, अगर साथ में है तो भी नींद कहाँ आ पा रही है और नहीं है तब तो वियोग में क्यों आएगी नींद। मैं दोनों प्रकार से विनाशिता हुई, न यों नींद न त्यों। यानी कि किसी भी स्थिति में सुख चैन नहीं है। तो ये वो दौर है। आप देख रहे हैं यहाँ पर वीर रस के साथ-साथ कहीं न कहीं श्रृंगार रस की भी बात की जा रही है। और शुरुआती लेक्चर में हमने बताया था कि वीरगाथा काल यानी आदि काल में वीर रस, श्रृंगार रस, नीतिपरक दोहे खूब लिखे गए हैं और वो अब आपके सामने आ रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा कि जी सर बिल्कुल आप कह रहे हैं और हम लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस तरीके से अगर शांति से आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आप सफल हो जाएँगे। थोड़ा-सा आपको समय देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हेमचंद्र की थी, हेमचंद के दोहे थे और उन दोहों के अर्थ थे। पंक्तियाँ भी आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। आगे जो पॉइंट बताया जा रहा है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अपने व्याकरण के उदाहरणों के लिए हेमचंद्र ने भट्टी के समान एक द्वैश्रय काव्य की भी रचना की है, जिसके अंतर्गत कुमारपाल चरित,
नामक एक प्राकृत काव्य भी है। इस काव्य में भी अपभ्रंश के पद रखे गए। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हेमचंद के लिए बार बार एक चीज आ रही है कि ये व्याकरण लिखने वाले कवि लग रहे हैं, तो इनको व्याकरणाचार्य के रूप में भी हम जानते हैं। और इन्होंने भट्टी यानी कि उस जमाने का एक और कोई व्याकरणाचार्य रहा होगा जिसके समान एक रचना की, द्वैश्रय काव्य, जिसके अंतर्गत उन्होंने कुमारपाल चरित नामक एक प्राकृत काव्य भी लिखा है। और कुमारपाल चरित क्यों लिखा? क्योंकि ये उसके दरबार में रहा करते थे, उन्हीं के दरबारी कवि थे, या फिर दरबार की शोभा बढ़ाते थे। तो कुमारपाल चरित कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके आगे हम एक और रचना की बात करेंगे जो कि इससे मिलती जुलती रचना है। आप समझ पा रहे होंगे कि मैं किस रचना की बात कर रहा हूँ, वो रचना आगे आएगी। लेकिन अभी आपको ध्यान में रखना है कि कुमारपाल चरित के रचनाकार हैं हेमचंद। और क्यों? क्योंकि हेमचंद जो थे कुमारपाल के दरबार में रहा करते थे। कुमारपाल कौन थे? जो सिद्धराज जय सिंह के भतीजे थे। तो वहां पर आप देख रहे हैं कि कैसे वंश परंपरा चल रही है और वहां पर एक दरबारीपन भी है। जितने भी कवि हैं किसी न किसी राजा के दरबार में। तो इस तरीके से हेमचंद को आप कंप्लीट तैयार कर सकते हैं। उनकी रचनाओं को भी देख लिए, वो किस तरीके के कवि थे वो भी देख लिए, और साथ में पंक्तियों को भी आपने देख लिया है। अब आगे बात करते हैं अगले जो कवि हैं, उनका नाम है सोमप्रभ सूरी। ये भी एक जैन पंडित थे। लिखा गया यहाँ पर भी शब्द आया हुआ है, यानी कि इस बात को हेमचंद से, ऊपर में बताया गया कि सबसे प्रसिद्ध जैनाचार्य अगर कोई थे तो हेमचंद्र थे। और यहाँ पर सोमप्रभ सूरी के बारे में चर्चा करते हुए शुक्ल जी लिखते हैं कि ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद्यमय संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी हैं। अब आपको ध्यान में रखना है कि सोमप्रभ सूरी और हेमचंद कहीं न कहीं एक दूसरे से प्रभावित हैं। खासतौर से सोमप्रभ सूरी जो कि जैन पंडित तो हैं, इन्होंने भी एक रचना लिखी कुमारपाल प्रतिबोध। जिस रचना की मैं बात कर रहा था कि मिलती जुलती रचना है, परीक्षाओं में कंफ्यूजन हो जाता है। जिन विद्यार्थियों के लिए हमने संजीवनी शब्द का प्रयोग किया था वो यही शब्द है कि हम पढ़कर जाते हैं और एग्जाम में कंफ्यूज हो जाते हैं कि कुमारपाल चरित किसकी रचना है, कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है। तो यहाँ पर कंफ्यूजन आपका दूर हो गया होगा कि कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। और ये रचना एक तरीके से आप देखेंगे गद्य पद्यमय है। ये भी आपको विशेष तौर पर ध्यान में रखना है। गद्य पद्य जब हम कहते हैं तो उसको एक शब्द यूज किया जाता है, चंपू काव्य। आपको याद आ गया होगा कि ऐसी रचना जो गद्य और पद्य में मिश्रित रूप से लिखी गई हो उसको हम चंपू काव्य कहते हैं। एक तो होता है, ठीक है, दृश्य काव्य, एक होता है चंपू काव्य, और एक काव्य के तीन रूप हैं, ठीक है, गद्य पद्य और चंपू। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कुमारपाल प्रतिबोध गद्य पद्य में संस्कृत और प्राकृत काव्य के रूप में है, और इसमें हेमचंद्र द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी गई हैं। ठीक है, तो इसमें भी हेमचंद और कुमारपाल दोनों का कहीं कहीं जिक्र है। यह ग्रंथ अधिकांश प्राकृत में ही है। बीच बीच में संस्कृत श्लोक और अपभ्रंश के दोहे आए हैं। कहा गया कि ये जो ग्रंथ है यानी कुमारपाल प्रतिबोध कहने के लिए संस्कृत प्राकृत में है, लेकिन इसके अधिकांश जो पद है वो किसमें है? प्राकृत में। आपको ध्यान में रखना है। और बीच बीच में अपभ्रंश के दोहे भी आए हुए हैं। अपभ्रंश के पद्यों को अगर हम देखें तो उसमें कुछ प्राचीन है और कुछ सोमप्रभ और सिद्धिपाल कवि के बनाए हैं। प्राचीन में से कुछ दोहे दिए जाते हैं। रावण जायु जय दिहि दह मुँह एक शरीरु चित्तावी तई जनड़ी कंवड़ु पियायव खीरू। तो आप देख रहे हैं कि ये जो पंक्ति है ये दोहा में है, बिना कुछ कहे। इससे आपको ये पता चलेगा कि आदिकाल में जो प्रमुख छंद था वो दोहा छंद था। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो छंद यहाँ पर लिखे गए हैं सोमप्रभ सूरी के भी हैं और सिद्धिपाल कवि के भी बनाए प्रतीत होते हैं। अब ये जो पंक्ति है इसका अर्थ क्या है कि जिस दिन 10 मुंह एक शरीर वाला रावण उत्पन्न हुआ तभी माता चिंतित हुई कि दूध किसमें पिलाऊं।
अब यहाँ पर देखिए रावण का जिक्र किया गया कि रावण के जन्म लेने के बाद उसकी मम्मी यानी माता क्या हो गई, चिंतित हो गई कि ये कैसा बच्चा पैदा हुआ, असाधारण प्रतिभा का ये 10 मुंह एक शरीर वाला बच्चा पैदा हुआ जो कि रावण कहलाता है। तो उनकी माँ चिंतित हुई कि इसको दूध कैसे मैं पिलाऊंगी। बेस बस सिठई बारई जैवी मड़ोहर गत गंगा जल पखाली यवि सुणी सुणही की हुई पवित्र। तो थोड़ा सा अपभ्रंश के पंक्तियों को पढ़ना कठिन है और इसमें बताया गया कि वेश विशिष्टों को वारिये अर्थात बचाइए, यदि मनोहर गात्र हो तो भी गंगा जल से धोई कुतिया क्या पवित्र हो सकती है। यहाँ पर सवाल उठाया गया है कि वेश विशिष्टों को बचाइए, यदि मनोहर सुंदर शरीर हो तो भी, और ऐसा नहीं है कि गंगा जल से धोई कुतिया पवित्र हो सकती है। सवाल उठाया गया यहाँ पर। पियो हव थक के सयल दिण तुह विरग गई किलन थोड़ई जल जिमि मच्छलिए तल्लो विल्ली करन। अब इसका अर्थ क्या है कि हे प्रिय, मैं सारे दिन तेरी विरहाग्नि में वैसे ही कड़कड़ाती रही जैसे थोड़े जल में मछली तलबेली करती है। वही सब आप देख रहे हैं कि परंपरा से ही सारी चीजें चली आ रही हैं कि जैसे मछली को जल से निकाल देते हैं, उसमें तड़पन होती है, वैसे ही प्रियतम के अभाव में प्रियतमा वियोग से ग्रसित है या फिर वियोग की स्थिति में, यही चीज आगे चलकर आप देखेंगे कि पद्मावत में भी दिखाई पड़ता है। यानी कि अचानक मलिक मोहम्मद जायसी ने नागमती वियोग खंड नहीं लिखा है, बल्कि उसके पहले की परंपरा चली आ रही है कि प्रिय और प्रियतम के संगम और उनसे बिछड़ाव का जिक्र कवियों ने पहले भी किया हुआ है। तो ये सब आपने सोम प्रभु सूरी की पंक्तियों को देखा और उनके दोहों को देखा, साथ में उनके अर्थों को भी देख लिया है। आगे के जो कवि हैं उनका नाम है जैनाचार्य मेरुतुंग। तो मेरुतुंग के बारे में पूछने की जरूरत ही नहीं है, पहले ही आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उनके नाम के पहले लगा दिया जैनाचार्य। यानी आपको समझ में अब आने लगा होगा कि आज के जो भी अपभ्रंश काव्य के कवि हैं, ज्यादातर का संबंध जैन साहित्य से हुआ है। ठीक है, और जैन साहित्य की खास विशेषता है कि उन्होंने धर्म साहित्य से कोई ज्यादा संबंध नहीं रखा, बल्कि चरित काव्य पर उन्होंने ज्यादा जोर दिया है। इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। कई बार सवाल पूछ भी लिया जाता है कि चरित काव्य सबसे ज्यादा किस साहित्य में लिखे गए, तो जैन साहित्य। अपने राजा के ऊपर उन्होंने लिखा और या फिर जिससे प्रभावित रहे उसके ऊपर लिखा हुआ है। जैनाचार्य मेरुतुंग के बारे में शुक्ल जी लिखते हैं कि इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए हैं। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि मेरुतुंग का समय क्या रहा है और उनकी जो रचना है प्रबंध चिंतामणि। चिंतामणि तो आपने सुना होगा, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने खुद चिंतामणि नाम से निबंधों का संकलन किया है, जो कि 4 भागों में। लेकिन क्या ये नाम अचानक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा या फिर अपनी परंपरा से लिया हुआ है? चिंतामणि शब्द का प्रयोग बहुत पहले कवियों ने किया है। प्रबंध चिंतामणि जो कि संस्कृत ग्रंथ है, एक चीज आपको ध्यान में रखना है, और ये भोज प्रबंध के ढंग पर आधारित है। इसमें पुराने राजाओं के आख्यान, जिस चरित काव्य की मैं बात कर रहा था, पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए हैं। इन्हीं आख्यानों के अंतर्गत बीच बीच में अपभ्रंश के पद्य भी उद्धृत है। क्यों अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत इनको रखा गया है? कि भले इन रचनाओं में संस्कृत प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर बीच बीच में अपभ्रंश भाषा का भी प्रयोग किया गया है। और चूंकि अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास माना गया है, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से, तो इसलिए इस खंड को रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश काव्य कहा हुआ है। और बताया कि प्रबंध चिंतामणि अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो संस्कृत भाषा में है, लेकिन कुछ कुछ पद्य जो बीच में आते हैं वो अपभ्रंश भाषा में भी लिखे गए, जो बहुत पहले से चले आते थे। कुछ दोहे तो राजा भोज के चाचा मुंज के कहे हुए हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा, कई बार हमने देखा कि भल्ला हुआ जो महारिया महारा कंतु, उसमें सवाल पूछा जाता है कि किसकी पंक्ति है, तो ऑप्शन में कई बार हेमचंद रहता है, कई बार मुंज भी रहता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि राजा भोज
जो काव्य शास्त्र में भी आपने पढ़ा होगा, भोज का सरस्वती कंठाभरण, ठीक है। ये राजा थे, लेकिन साहित्य में भी इनका रुझान था, खासतौर से सिद्धांतों में भी। और जब ये थे तो इनके चाचा भी थे, यानी कि पूरा एक परिवार साहित्य से जुड़ा हुआ था। तो इनके भी कुछ दोहे अलग-अलग संग्रहों में दिखाई पड़ जाते हैं, खासतौर से प्रबंध चिंतामणि में दिखाई पड़ जाता है। मुंज के दोहे अपभ्रंश या पुराने हिंदी के बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। ये देखिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर पॉइंट आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि मुंज के दोहे अगर अपभ्रंश की बात की जाए या फिर पुराने हिंदी की बात की जाए तो बहुत ही पुराने नमूने कहे जा सकते हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि किसके दोहे अपभ्रंश के पुराने नमूने के तौर पर माने जा सकते हैं, तो उसमें ऑप्शन में अगर मुंज है तो आपको आंख बंद करके उसका जवाब दे देना है। मुंज ने जब तैलंग देश पर चढ़ाई की थी, तब वहां के राजा तैलप ने उसे बंदी कर लिया था और रस्सियों से बांधकर अपने यहाँ ले गया था। वहां उसके साथ तैलप की बहन मृणालवती से प्रेम हो गया। अब देखिए यहाँ पर तैलप की बहन कौन है? मृणालवती, ठीक है। मृणालवती को भी आपको ध्यान में रखना है कि इसका जिक्र प्रबंध चिंतामणि मेरुतुंग के प्रसंग में हुआ है और इसका संबंध मुंज से है। मुंज को जब गिरफ्तार करके ले जाया जाता है तो वहीं पर जो राजकुमारी है या फिर वहां की कहें कि बेटी है, और उससे इसको प्रेम हो जाता है। और प्रेम होता है तो उस प्रसंग में एक दोहा है। अब बार बार आपको छंद जो याद करना है वो दोहा है। क्या है वो प्रसंग? झाली तुट्टी की नमु की न हवयु छरपुंज, हिंदई दोरी बधियो जिम मंकड़ तिम मुंज। आप याद कीजिए, मंकड़ शब्द एक बार यूजीसी नेट के एग्जाम में या फिर यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में पूछा जा चुका है कि ये किसके संदर्भ में आया हुआ है या फिर इसका अर्थ क्या है। तो यहाँ पर देखिए, इसका अर्थ है कि टूट पड़ी हुई आग से क्यों न मारा, छार पुंज क्यों न हो गया, जैसे डोरी में बंधा बंदर वैसे घूमता है मुंज। यहाँ पर मुंज की तुलना एक डोरी में बंधे हुए बंदर की तरह है। बंदर यहाँ पर मंकड़ शब्द के लिए आया हुआ है। तो इस लेक्चर के माध्यम से अब आपको मंकड़ शब्द का अर्थ पता चल गया होगा कि क्या है। आगे आप देखेंगे तो यही मंकड़ जो है वो मरकट शब्द में कन्वर्ट हो गया है, बदल गया है, जिसका हम पर्यायवाची याद करते हैं। तो आप लोग तमाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे होंगे, आरओ या आरओ की भी तैयारी कर रहे होंगे। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर अगर जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आपको कुछ न कुछ मिलेगा, निराशा हाथ नहीं लगेगी। मुंज को भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन मुंज को क्या मिल गई वहां पर? मृणालवती मिल गई। तो ऐसी गिरफ्तारी का क्या मतलब है कि वहां पर उसको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। यहाँ पर देखिए, यही सवाल यहाँ पर उठाया गया है। आगे है कि मुंज भणई मृणालवई चुब्बण गयूं न झूरी, जय शक्कर से खंड थी तो इस मीठी चूरी। मुंज कहता है, हे मृणालवती, गए हुए यौवन को न पछता। यदि शर्करा के 100 खंड हो जाएं तो भी यह चूरी हुई ऐसी ही मीठी रहेगी। मुंज को कितना अनुभव था। आप लोग भी शर्करा यानी चीनी जरूर खाते होंगे और आपने देखा भी होगा, नहीं देखा होगा तो इस लेक्चर के बाद आप चीनी को एक नजर जरूर देखिएगा कि मुंज का जो अनुभूति है, उसका उसका जो अनुभव है, जीवनानुभव चीनी को देखने का, वो मृणालवती का कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए क्या कहता है कि मत पछताओ कि तुम्हारा यौवन चला गया, तुम तैयारी करते करते 35 से 40 साल की हो गई, मत घबराओ। अभी भी शर्करा शर्करा के 100 खंड भी कर दिए जाएंगे तो भी उसमें मीठापन बचा रहेगा। अक्सर प्रेमी प्रेम का इसी तरीके की बातें करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बातें करते हैं कि तुम्हारे जैसे इस दुनिया में तो कोई नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पर मुंज भी कुछ वैसी ही बातें मृणालवती से कर रहा है, क्योंकि वो उसको पसंद करता है, प्रेम करता है उससे। तो ये आज के प्रेमियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण दोहा है। हालांकि आज की प्रेमिकाएं इसको नहीं समझ पाएंगी, उनके लिए अर्थ बताना पड़ेगा, लेकिन कुछ बहुत कुछ बता रहा है दोहा। आगे एक दोहा और है कि जा मति पच्छई संपज्जई सा मति पहली होई, मुंज भड़ई मुड़ाल लवई बिघन न बेढ़ई कोई। आप कह रहा है कि जो मत या बुद्धि पीछे प्राप्त होती है, यदि पहले हो तो मुंज कहता है, हे मृणालवती, विघ्न किसी को न घेरे, बाधा किसी के जीवन में न आए। तो यानी आप देख रहे हैं कि मुंज और मृणालवती को आपको ध्यान में रखना है। प्रिय विद्यार्थियों, आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज ध्यान में रख के जाइए कि मुंज और मृणालवती को ध्यान में रखते हुए कई पद अपभ्रंश काव्य में दिखाई पड़ रहे हैं।
आगे है, बाह बिछोड़बई जिह तुह हऊँ तेवहीं का दोष, यह ठई जन निसरहीं जाणो मुंज सरोसु। तो इसका अर्थ क्या है यहाँ पर कि बाह छुड़ाकर तू जाता है, वैसे ही मैं भी जाती हूँ, क्या हर्ज है। हृदय स्थित अर्थात हृदय से यदि निकले तो मैं जानूं कि मुंज रूठा है। कितनी बड़ी बात कर रही यहाँ पर की जा रही है। अभी जब मैं आप सभी से चर्चा कर रहा हूँ तो हमने संयोग से करवा चौथ जैसे त्योहारों का को मनाया, और यहाँ पर कहा जा रहा है कि बाह छुड़ा कर जा रहे हो तो जाओ, कोई हर्ज नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दिल में से निकल कर दिखाओ तो मैं जानूं कि तुम रूठे हो। कितनी बड़ी बात कही जा रही है यहाँ पर मुंज और मृणालवती के सेंस में। ये आज के लिए काफी प्रासंगिक लग रही है। कौन कहता है कि अब वृंश काव्य हमारे लिए अब नहीं रहा? बिल्कुल है, उसको पढ़ने और उसको महसूस करने की जरूरत है। तो यहाँ पर आप मुंज और मृणालवती के प्रेम को अच्छे से समझ पा रहे होंगे, कितना एक दूसरे के लिए समर्पित है। यानी कि जब कोई किसी के दिल में बस गया, उसमें से निकालना मुश्किल है। और कौन किसके दिल में बसता है ये तो वो दोनों व्यक्ति ही जानते होंगे। एव जम्मू नग्ग हूँ, क्यों भड़सिरी खग्गु न भग्गु, तिखा तुर्य न माड़िया, गोरी गली न लग्गु। यह जन्म व्यर्थ गया, न सुभटों के सिर पर खड्ग टूटा, न तेज घोड़े सजाए, न गोरी या सुंदरी के गले लगा। और अगर मान लीजिए ये कभी नहीं हुआ कि कोई घोड़े पर नहीं चढ़ा, या फिर उसकी शादी वाली डोली नहीं सजाई गई, या फिर वो अपने प्रेमिका को या फिर पत्नी को आलिंगन नहीं किया, तो ये जन्म व्यर्थ गया। इसलिए आज लोग मजाक भी उड़ाते हैं, खासतौर से जो बेरोजगार लोग हैं, कि शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं मिल रही है तो शादी नहीं हो रही है, और शादी नहीं होगी तो ये सारी चीजें आगे हो ही नहीं पाएंगी, इसलिए जन्म क्या हो गया, व्यर्थ हो गया। तो अब वृंश काव्य में भी कुछ नीति परक यहाँ पर दोहे दिखाई पड़ रहे हैं। आगे शुक्ल जी लिखते हैं कि फुटकल रचनाओं के अतिरिक्त वीर गाथाओं की परंपरा के प्रमाण भी अपभ्रंश मिली भाषा में मिलते हैं। जहां पर हमने अपभ्रंश काव्य में देखा, यानी जैन साहित्य में इस चीज को देखा, वहीं वीर गाथाओं की परंपरा में भी इस तरीके के फुटकल पद दिखाई पड़ते हैं, मुंज की तरह। आगे बात करते हैं, अगले जो कवि हैं वो हैं विद्याधर। इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। अब विद्याधर की तो बात हो गई, और अनुमान लगाया जा रहा है क्योंकि शुरुआती दौर के ये हैं, और आदिकाल हमने शुरू में ही बताया कि इसमें प्रामाणिकता को लेकर संदेह है, और संदिग्ध अवस्था में कई रचनाएं हैं। उसमें विद्याधर के बारे में कहा जा रहा है कि एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट शायद जयचंद, जयचंद का संबंध किधर है, कन्नौज से रहा है, उसके पराक्रम और प्रताप का वर्णन किया है विद्याधर ने। तो इसके ग्रंथ का तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन प्राकृत पिंगल सूत्र में कुछ पद्य मिलते हैं। क्या है पद्य? भ भज्जे बंगा भंगु कलिंगा तिलंगा अरण मुत्ति चले, मरहट्ठा धिट्ठा लग गया कट्ठा सुरहट्ठा भ पा पले, चंपारण कंपा पब्ब झंपा उत्थि उत्थि जीव हरे, काशी सर राणा कियऊ पाड़ा बिज्जहार भण मंतिवरे। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये विद्याधर की पंक्तियां बताई जा रही हैं। और यदि विद्याधर को समसामयिक कवि माना जाए तो उसका समय विक्रम की 13वीं शताब्दी में समझा जा सकता है, अगर हम जयचंद का समकालीन इसको माने। क्योंकि हम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ रहे हैं, तो कुछ समय के लिए हमें इन शब्दों पर ध्यान देने की जरूरत है कि विद्याधर को अगर समसामयिक जयचंद के मान लिया जाए तो इसका समय कितना हो सकता है, 13वीं शताब्दी में समझा जा सकता है। अगले जो कवि हैं उनका नाम है शारंगधर। ऐसा लग रहा है कि विद्याधर और शारंगधर दोनों भाई हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, दोनों अलग अलग। विद्याधर के बारे में तो ज्यादा जानकारी नहीं मिली, बस इतना ही कि जयचंद के आसपास में हो सकता है वो। लेकिन शारंगधर को आपको बड़ा ही क्लोज देखना है। यहाँ से अलग अलग तरीके के सवाल परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। अब कैसे सवाल पूछे गए हैं? इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये मान लीजिए कथन आ जाता है तो आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सारंगधर के बारे में कहा है। इस तरीके से कथन कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं।
जिससे कि कई बार कंफ्यूजन होने लगता है कि किसके बारे में बात कही जा रही है। इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। हमने सिद्ध और नाथ में भी देखा कि कुछ पंचबिड़ाल में चिकित्सा की बात की गई थी, तो उसका असर जैन साहित्यकारों पर भी पड़ा है, यानी कि जो सामान्य साहित्य लिखते थे उनके ऊपर भी पड़ा था। ऐसा नहीं है कि इनके एकदम से इन्होंने धर्म इत्यादि को त्याग दिया था। यहाँ पर देखिए आपको शारंगधर का जो ग्रंथ है, आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये कथन आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर आपके पास पिछले साल के क्वेश्चन पेपर होंगे तो ये प्रश्न आया हुआ है। आगे है वो और खतरनाक है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। मान लीजिए प्रश्न इतना दूर आ जाता है, तो जो यहाँ पर विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, वो तुरंत इसका सही जवाब दे पाएँगे और जो नहीं जुड़े हुए हैं, तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि देर-सवेर इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाएँ। अब देखिए एक-एक वाक्य कितना महत्वपूर्ण है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। कौन? शारंगधर। इन्होंने शारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है। सुभाषित संग्रह मतलब नीतिपरक टाइप का। पहले हम लोग बचपन में सुभाषितानी अ पद्य पढ़ा करते थे जिसमें अच्छी-अच्छी बातें की जाती थी कि ये शरीर अ अ अ, नश्वर है, आत्मा अजर है, अमर है। इस तरीके से गीता इत्यादि के सुभाषित जो पद संग्रह थे उनको पढ़ते थे। आप याद कीजिए इंटर में जब आप पढ़ते रहे होंगे, तो उस ज़माने में। तो शारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित ग्रंथ भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। कौन? शारंगधर ने। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज अमीरदेव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए शारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हमीरदेव से हमीरदेव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः शारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। तो शारंगधर का जो समय बताया जा रहा है वो 14वीं शताब्दी के आसपास में है, विक्रम की 14वीं शताब्दी के आसपास में है। तो आप इसको माइनस 1400 में से अगर माइनस 57 कर देते हैं तो जो भी आता है आप मान लीजिए वो भी 14वीं शताब्दी भी आएगा। अगर मान लीजिए ये आ जाता है 1343 तो भी इसको हम 14वीं शताब्दी ही कह सकते हैं। तो यहाँ पर बताया कि शारंगधर आयुर्वेद आयुर्वेद के लिए जाने जाते थे। ये अच्छे कवि थे और सूत्रकार भी थे। सूत्रकार मतलब नीतिपरक, उक्तिपरक कविताएँ लिखते थे जिनका कि अर्थ होता था उसको हम एक्सप्लेन कर सकते थे। और सुभाषित ग्रंथ बनाया और अपना परिचय भी दिया और बताया गया कि ये हमीरदेव महाराजा हमीरदेव के समय में रहा करते थे और उस समय उनके जो भी सभासद थे राघव देव, उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्रों में शारंगधर है। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि शारंगधर के पिताजी का नाम दामोदर है। बाकी आपने समय इत्यादि देख ही लिया। अब आगे बात करते हैं सारंगधर की सारंग पद्धति के बारे में। सारंगधर पद्धति में बहुत से शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं जिनमें बीच-बीच में देश भाषा के काव्य आए हैं। अब जो सारंगधर पद्धति है, इसमें शाबर मंत्र और भाषा चित्र काव्य दिए गए हैं। ये दोनों तथ्य आपको ध्यान में रखना है और बीच-बीच में देश भाषा के काव्य आए हैं। उदाहरण के लिए श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा में कहा हुआ यह श्लोक देखिए। यानी शारंगधर पद्धति में जो सुभाषित ग्रंथ है, उसमें श्री मल्लदेव राजा की प्रशंसा की गई है। कैसे की गई है? नूनम बादल छाइख्य पसरे निस्राण शब्द खर शत्रुं पाण लुटाली तोड़ हनीसौ एव भड़न्त्युदट भटाः झूठे गर्व भरा मघाली सहसों रे कंत मेरे कहे कंठे पाग निवेश जा शरणम श्री मल्लदेव विभूमम। अब यह कि परंपरा से प्रसिद्ध है कि शारंगधर ने हमीर रासो नामक एक वीर गाथा काव्य की भी भाषा में रचना की थी। यह काव्य आज तक नहीं मिला या मतलब आजकल नहीं मिलता। उसके अनुकरण पर बहुत पीछे का लिखा हुआ एक ग्रंथ हमीर रासो नाम का मिलता है। प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर की चढ़ाई वीरता आदि के कई पद्य छंदों के उदाहरणों में मिले। मुझे पूरा निश्चय है कि ये पद्य असली हमीर रासों के ही हैं। अब देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे ही इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, बल्कि उनको प्राकृत पिंगल सूत्र नामक पुस्तक को भी उलटने पलटने का प्रयास किया गया। अब ये सब आचार्य रामचंद्र शुक्ल कैसे कर पाए? कैसे कर पाए कि वो काशी नागरी पचाड़ी
से जुड़े हुए थे। ठीक है, नागरिक प्रचारणी सभा से जुड़े हुए थे और काम भी कर रहे थे। अब ये सभा कहाँ पर है, कब स्थापित हुई, ये सारी चीजें आपके दिमाग में आ रही होंगी, आप लोगों ने रखा भी होगा। अब वो अनुकूल वातावरण आने पर सब तथ्य बाहर आने लगते हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि हमने ऐसे ही नहीं मान लिया, बल्कि प्राकृत पिंगल सूत्र उल्टा पलटा तो कुछ वहां पर छंद दिखाई पड़ते हैं। आगे है, ढोला मारे ढिल्लिम मुच्छई मेच शरीर सुर जज्जल्ला मंतिवर चलिए वीर हम्मीर, चलिए वीर हम्मीर पा भर मेड़ी कंपई दिगमगढ़ अंधार धूलि सुरर रही आच्छाई दिगमग अड़ अंधार आड़ खुरसाणुक उल्ला। आप लोग भी मन में पढ़िए इसको। दर मरी दमसी विपक मार ढिल्ले हिम ढुल्ला। अब ये देखिए एकदम से अपभ्रंश काव्य है और इसका जो अर्थ है वो हम समझ लेते हैं कि दिल्ली में ढोल बजाया गया, मलेच्छों के शरीर मूर्छित हुए। ठीक है, मलेच्छ किसको माना जा रहा है यहाँ पर, आप एक तरीके से मुसलमान को यहाँ पर आपको जोड़कर देखना है। आगे मंत्रीवर जज्जल को करके वीर हम्मीर चले, यानी वीर हम्मीर के जो मंत्री सेनापति कौन थे, जज्जल, ये आपको ध्यान में रखना है। चरणों के भार से पृथ्वी कांपती है, दिशाओं के मार्गों और आकाश में अंधेरा हो गया है, धूल सूर्य के रथ को आच्छादित करती है, ओल में खुरासानी ले आए, विपक्षियों को दलमल कर दबाया, दिल्ली में ढोल बजाया। तो अतिशयोक्तिपूर्ण यहाँ वर्णन किया गया है, जिसके कारण आपके अंदर पंक्ति को सुनने के बाद उत्साह का भाव आ रहा होगा, और उत्साह का भाव आएगा तो निश्चित तौर पर वीर रस की उत्पत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने इस पद को देखा और अर्थ भी देखा कि जज्जल के नेतृत्व में वीर हम्मीर चले और पीछे पूरा सेना है, और सेना जब चल रही है तो पृथ्वी कांपने लगी और जो चारों तरफ दिशाएं हैं वो भी धूल धक्कड़ से अंधेरे में छा गई, और यहाँ तक कि सूर्य भी अंधेरा में छा गया, मतलब कि धूल से ही छा गया वो भी, और विपक्षियों में हाहाकार मच गया। ये पूरा इसका भाव है। आगे है कि प्यून धऊ दिण सन्नाह बाह ऊपरी पखर दई बंद समुद्र रण धेऊ धसेऊ साई हमीर बण लई अड्डड़ो अड़हप भमऊ खग रिपु शीशे झल्लऊ पखर पखर ठेली पे लिबम अफालऊ हमीर कज जज्जल भड़ई कोहाड़ल महमई जल्लऊ सुल्तान तीस करावल दई तज कलेवर दिए चलऊ। अब यहाँ पर फिर से हमीर की बड़ाई की जा रही है और जज्जल का यहाँ पर जिक्र किया गया है कि दृढ़ सन्नाह पहने वाहनों के ऊपर पखरे डाली, बंधु बांधवों से विदा लेकर रण में धसा हमीर शाही का वचन लेकर तारों को नभपथ में फिराऊं, तलवार शत्रु के सिर पर जड़ूं, पाखर से पाखर ठेल पेल कर पर्वतों को हिला डालूं। जज्जल कहता है कि हमीर के कार्य के लिए मैं क्रोध से जल रहा हूं, सुल्तान के सिर पर खड्ग देकर शरीर छोड़कर मैं स्वर्ग को जाऊं। तो इस तरीके से वीरता प्रधान यहाँ पर प्रसंग आपके सामने दिखाई पड़ रहा है। आगे अगर चर्चा करें तो पौ भर दर्म धरण तरण र धुल्ली झंपी कमठ पिट तर परिय मेरु मंदर सिर कंपी कोहु चली हमीर वीर गजु सन जुत्ते क्यों कठ हा कंद मुछ मेछिए के पुत्ते। तो अपभ्रंश है और इसका अर्थ क्या हो गया कि चरणों के भार से पृथ्वी दलमल उठी, सूर्य का रथ धूल से ढक गया, कमठ की पीठ तड़पड़ा उठी, मेरु मंदिर की चोटियां कंपित हुई, गज युद्ध के साथ वीर हमीर क्रुद्ध होकर चले, मलेच्छों के पुत्र हाकष्ट करके रो उठे और मूर्छित हो गए। मतलब किस तरीके से अपने शत्रुओं का इन्होंने सामना किया। तो ये पंक्तियां आप ध्यान में रखिए, कभी कभार ही पूछी जाती हैं, लेकिन रख सकते हैं ध्यान में तो अच्छी बात है। आगे है कि अपभ्रंश की रचनाओं की परंपरा यही समाप्त होती है। मतलब कि देखा जाए जो हमने शारंगधर की बात की वहीं से अपभ्रंश काव्य परंपरा समाप्त हो जाती है। यद्यपि 50-60 वर्ष पीछे विद्यापति ने बीच बीच में देश भाषा के भी कुछ पद रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी छोटी पुस्तकें लिखी। अब यहाँ पर विद्यापति का भी जिक्र किया जा रहा है अपभ्रंश काव्य में। शारंगधर को अंतिम अपभ्रंश रचनाकार के तौर पर शुक्ल जी ने देखा है, लेकिन उनका यह मानना है कि ऐसा नहीं है कि शारंगधर के बाद ये परंपरा एकदम से खत्म हो गई, बल्कि आगे
50-60 साल तक और चलती रही और कोई भी परंपरा यूं ही खत्म नहीं होती, उसमें टाइम लगता है खत्म होने में। तो विद्यापति ने भी बीच-बीच में देश भाषा में भी कुछ पद्य रखकर अपभ्रंश में 2 छोटी-छोटी पुस्तकें लिखी। पर उस समय तक अपभ्रंश का स्थान देश भाषा ले चुकी थी। प्रसिद्ध भाषा तत्वविद सर जॉर्ज ग्रियर्सन जब विद्यापति के पदों का संग्रह कर रहे थे, उस समय उन्हें पता लगा था कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की प्रशस्ति संबंधी 2 पुस्तकें भी उनकी लिखी हैं। एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि विद्यापति पर सबसे पहले अगर किसी ने काम किया तो वो जॉर्ज ग्रियर्सन थे और विद्यापति के संदर्भ में जॉर्ज ग्रियर्सन का यही कहना है कि वो एक रहस्यवादी कवि हैं। जिस तरीके से विद्यापति को लेकर कि ये भक्त कवि हैं कि श्रृंगार कवि हैं, जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा कि ये रहस्यवादी। इसका मतलब है कि ग्रियर्सन ने विद्यापति पर काम किया। ग्रियर्सन ने जहाँ काल विभाजन किया, पुस्तकें लिखी, भाषा के संदर्भ में काफी उनका काम रहा है, वहां पर उन्होंने विद्यापति के बारे में भी लिखा है। अगर शायद ग्रियर्सन विद्यापति को सामने नहीं लाते तो आज हम विद्यापति को नहीं पढ़ते। तो उन्होंने पदों का संग्रह किया और इसी संग्रह के दौरान उनको कीर्तिलता और कीर्ति पताका नाम की 2 पुस्तिकाएं यानी रचनाएं मिली जो कि प्रशस्ति संबंधी थी, यानी कि किसी न किसी राजा के प्रशंसा में लिखी गई थी। और जाहिर सी बात है कि आपने कीर्ति सिंह का नाम सुना होगा जिनके दरबार में विद्यापति रहते थे। ये सारी चीजें आप जानते हैं और हमने भी आपको बताई हुई हैं। हम भी 1-2 दिन से इस चैनल पर नहीं काम कर रहे हैं, 4-5 साल हो चुके हैं काम करते-करते और तब इसका रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। और बच्चे किस तरीके से यूजीसी नेट में सेलेक्ट हुए, पीजीटी में हुए, केबीएस में हुए, ईएमआरएस में हुए, बहुत जगह पर हुए हैं। बस थोड़ा मैं प्रचार नहीं कर पाता हूँ क्योंकि प्रचार का माध्यम मैं नहीं हूँ बल्कि आप लोग हैं। आप लोगों का हृदय अगर बोलता है कि यहाँ से अगर कुछ मिल रहा है तो फिर मुझे प्रचार करने की जरूरत नहीं है। प्रचार भी क्या होता है, क्षणिक होता है और उसमें बहुत ज्यादा सच्चाई नहीं होती है। ठीक है ना, चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। अगर कोई सफल होता है तो 1-2% वो सही बोलता है, बाकी सब इधर-उधर का बताता रहता है। अब आगे कि उस समय इनमें से किसी का पता न चला, मतलब कि कीर्तिलता और कीर्ति पताका का पता नहीं चला था। थोड़े दिन हुए महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री, एक और नया नाम आ रहा है विद्यापति के संदर्भ में। पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल गए थे। वहां राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता की एक प्रति मिली जिसकी नकल उन्होंने ली है। यानी कि हरप्रसाद शास्त्री रिसर्च स्कॉलर की तरह थे, वो नेपाल गए। अब नेपाल की बात क्यों आ रही है? क्योंकि आप देखेंगे कि जो यहाँ बिहार है, ठीक है, इसका बॉर्डर नेपाल से मिलता-जुलता है। तो विद्यापति का भी जो संबंध था दरभंगा इलाके से था जो कि नेपाल के बॉर्डर पर ही है। हालाँकि मैं अभी कभी गया नहीं उधर, जाने की इच्छा ज़रूर है। लेकिन महा महोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में कीर्तिलता को पाए। तो ये भी बड़ी बात है कि कीर्तिलता जो है वो बिहार के ग्रंथालय में या फिर भारत के किसी पुस्तकालय में नहीं मिला बल्कि वो मिला है नेपाल में। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना? तो वहाँ से उसका उन्होंने फोटोकॉपी कराया, ज़ेरॉक्स कराया और लेकर आए। और इसके बाद इस पुस्तक में तिरहुत के राजा कीर्ति सिंह की वीरता, उदारता, गुणग्राहकता आदि का वर्णन बीच-बीच में कुछ देश भाषा के पद रखते हुए अपभ्रंश भाषा के दोहा, चौपाई, छंद, छप्पय, छंदगाथा आदि छंदों में किया गया है। तो एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, जो कि कीर्ति सिंह हैं, वो तिरहुत के राजा थे। और बिहार के अगर बच्चे यहाँ पर जुड़े होंगे तो सही मायने में मैं तो बिहार का नहीं हूँ, लेकिन तिरहुत का नाम मैंने सुना हुआ है। ये तिरहुत शायद कोई प्रखंड भी है। हो सकता है कि बीपीएससी ट्री के माध्यम से हमारे कई विद्यार्थी उस इलाके में जॉब भी कर रहे हों। तो बस कहने का मतलब है, नहीं भी कर रहे होंगे तो तिरहुत को आपको ध्यान में रखना है। और एक कलाकृति के लिए भी तिरहुत जाना जाता है और ऐतिहासिक जगह है। तो राजा कीर्ति सिंह वहाँ से जुड़े हुए थे और विद्यापति भी वहाँ थे। अब कीर्ति सिंह की उन्होंने वीरता की बात की, उदारता की बात की और उनके गुणों का बखान किया, तभी तो राज दरबार में रहने का मौका मिलेगा। और बखान उन्होंने दोहा, चौपाई, छप्पा इत्यादि में किया है। इस अपभ्रंश की विशेषता यह है कि यह पूर्वी अपभ्रंश है। इसमें क्रियाओं आदि के बहुत से रूप पूर्वी हैं। मतलब कि जिस तरीके से हेमचंद से लेकर सारंगधर तक अपभ्रंश शब्द का प्रयोग किया, शायद उससे थोड़ा सा अलग यहाँ पर विद्यापति ने किया हुआ है। इसलिए उससे थोड़ा सा अलग रामचंद्र शुक्ल ने करके इनको देखा भी है। अब कुछ नमूने दिए गए, उनको हम देख लेते हैं। फिर रज लुद असलान बुद्ध भिक्कम बले हारल पाई बैसी विश्वासी राय गणेशर मारल।
अब ये हारल मारल ये सब देख रहे हैं आप कि कहीं न कहीं मैथिली का इसके ऊपर असर दिखाई पड़ रहा है। ल अंत में आ रहा है। मारंतराय रणरोल पडु, मैनी हाहा सद्द हो, सुरराय नयर नरअर, रमणी वाम नयन पफुरी धुअ। तो ये लिखा गया अपभ्रंश में, लेकिन इस पे असर किसका है? पूर्वी अपभ्रंश का है। तो इस चीज को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। आगे बात करते हैं कि दूसरी विशेषता विद्यापति के अपभ्रंश की यह है कि प्रायः देश भाषा कुछ अधिक लिए हुए है और उसमें तत्सम संस्कृत शब्दों का वैसा बहिष्कार नहीं है। तात्पर्य यह है कि वह प्राकृत की रूढ़ियों से उतनी अधिक बधी नहीं है, जितना कि हेमचंद से लेकर सारंगधर के कवियों में रहा है। उसमें जैसे इस प्रकार का टकसाली अपभ्रंश है, मतलब कि थोड़ा-सा साहित्यिक अपभ्रंश दिखाई पड़ता है। आप देख देख सकते हैं यहाँ पर पुरिसत्येन पुरिसौ नई पुरिसौ जम्मत्तेन जलदानेन हु जलो न हु जलयो पुंज धूमो। अब ये पंक्ति दी गई है, वैसे ही इस प्रकार की देश भाषा यह बोली भी है। कतहूँ तुरक बरकर बार जाय ते बेगार धर, धर आनय बाभन बरुआ, मथा चढ़ावई गाय का चुरुआ, हिंदू बोले दुरही निकार, छोटहु तुर्का भभकी मार। तो आप देख रहे हैं कि कहीं न कहीं हिंदू और मुस्लिम दोनों संस्कृति की बात इन पदों में की जा रही है। आगे है कि अपभ्रंश की कविताओं के जो नए पुराने नमूने अब दिए जा चुके हैं, उनसे इस बात का ठीक अनुमान हो सकता है कि काव्य भाषा प्राकृत की रूढ़ियों से कितनी बधी हुई चलती रही। बोलचाल तक के तत्सम संस्कृत शब्दों का पूरा बहिष्कार उसमें पाया जाता है। जैसे उपकार, नगर, विद्या, वचन ऐसे प्रचलित शब्द भी उआर, नर, बिज्जा, बण बनाकर ही रखे जाते थे। तो आप देख रहे हैं कि कैसे यहाँ पर उपकार का उआर हो गया है, नगर का नर हो गया है, विद्या का पहले अपभ्रंश में बिज्जा बोलते थे। ठीक है? आजकल भी अपभ्रंश का प्रयोग होता है। जब हम अपने दोस्तों का नाम बिगाड़ कर बोलते हैं, तो अपभ्रंश का मतलब ये कि बिगड़ा हुआ रूप। ठीक है? तो आज भी बोलते हैं हम। कई बार हमने देखा है लोगों को। तो यहाँ पर आगे हम बात करें तो जासू, तासू ऐसे रूप बोलचाल से उठ जाने पर भी पोथियों में बराबर चलते रहे। विशेषण विशेष्य के बीच विभक्तियों का समानाधिकरण अपभ्रंश काल में कृदंत विशेषणों से बहुत कुछ उठ चुका था। पर प्राकृत की परंपरा के अनुसार अपभ्रंश की कविताओं में कृदंत विशेषणों में मिलता है। जैसे जुब्बन गयुन झूरी, गए को यौवन को न झूर, गए यौवन को न पछता। इसके पहले सब पंक्तियां आई हुई थी। जब ऐसे उदाहरणों के साथ हम ऐसे उदाहरण भी पाते हैं जिनमें विभक्तियों का ऐसा समानाधिकरण नहीं है, तब यह निश्चय हो जाता है कि उसका सन्निवेश पुरानी परंपरा का पालन मात्र है। इस परंपरा पालन का निश्चय शब्दों की परीक्षा से अच्छी तरह हो जाता है। जब हम अपभ्रंश के शब्दों में मिठ और मीठी दोनों रूपों का प्रयोग पाते हैं, तब उस काल में मीठी शब्द के प्रचलित होने में क्यों संदेह हो सकता है। और ध्यान देने पर यह बात भी लक्षित होगी कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कथन था। जिन विद्यार्थियों को लगा होगा कि अब ये लेक्चर समापन की ओर है, इसमें कुछ नहीं बचा है, तो आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिएगा। ये पंक्तियाँ सीधे-सीधे यहाँ से पूछी गई हैं कि किसका कथन है। तो उसमें जब रामचंद्र शुक्ल और रामविलास शर्मा का नाम आता है, तो बड़ा कन्फ्यूजन होने लगता है। कुछ विद्यार्थियों ने कहा कि जिन प्रश्नों का उत्तर मुझे नहीं आता है और विकल्प में रामचंद्र शुक्ल रहते हैं, तो विकल्प सही हो जाता है। ये बात 90% सही है, लेकिन ये परीक्षा है। परीक्षा में 10% को भी इग्नोर नहीं करना है। अगर आप हर ऑप्शन को रामचंद्र शुक्ल मानेंगे, तो हो सकता है कि दिक्कत भी हो जाए, लेकिन 90% सही हो जाता है। तो मान लीजिए आप नहीं पढ़े, तो भी आप बता सकते हैं कि ये रामचंद्र शुक्ल का होगा, लेकिन क्या कॉन्फिडेंस आपके अंदर होगा? नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देख कर जाएँगे, तो आप बोलेंगे कि हाँ, हमने पढ़ा था कि ज्यों-ज्यों काव्य भाषा देश भाषा की ओर अधिक प्रवृत्त होती गई, त्यों-त्यों तत्सम संस्कृत रखने में संकोच भी घटता गया। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। सारंगधर के पद्यों को कीर्तिलता में इसका प्रमाण मिलता है। तो इस तरीके से हमने अपभ्रंश काव्य के रचनाकारों को पढ़ा और उनसे संबंधित तथ्यों को पढ़ा है। आगे हम वीर गाथा काल से जुड़े हुए कवियों को पढ़ेंगे और उससे जुड़ी हुई
जो भी प्रवृत्तियाँ हैं, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आप सभी के कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा कि आज का हमारा यह प्रयास कैसा लगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।